सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का सिंपल मतलब है कि आपकी बॉडी आपके लिए कितना फाइट कर सकती है, इन्फेक्शन को रेजिस्ट कर सकती है, आपको बीमारी से लड़ने की ताकत दे सकती है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ इम्यूनिटीज, इन्नेट एंड एक्वायर्ड। इन्नेट का मतलब है जो हम जन्म से लेकर पैदा हुए हैं, एक्वायर्ड दैट यू अडेप्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर बर्थ। तो इन्नेट इम्यूनिटी में 4 कैटेगरीज हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन। फिजिकल का मतलब है बाहरी रूप से आपको कुछ इम्यूनिटी प्रोवाइड करी गई है, जैसे कि आपके पास म्यूकस है, स्किन है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल का मतलब है आपके सलाइवा में लाइसोजाइम है, आपके स्टमक में HCl है जो माइक्रोब्स को फाइट करते हैं। सेलुलर इम्यूनिटी का मतलब है WBCs, स्पेशली यहाँ पर PMNL की बात करी गई है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स ल्यूकोसाइट्स। तो ये जो PMNL है इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, इस चैप्टर में से बहुत फुल फॉर्म्स आ सकते हैं, HIV, एड्स, नाको, एलिसा, माल्ट, PMNL, HMI, CMI। तो इस चैप्टर में बहुत सारे एब्रीविएशंस हैं, तो फुल फॉर्म्स पे बहुत ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में से फुल फॉर्म्स पर काफ़ी क्वेश्चन आ सकता है। तो सेलुलर बैरियर्स में आपके WBCs आ गए, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, जो कि नेचर में फेगोसिटिक हैं। और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की हमने बात करी और फिजिकल बैरियर की बात करी। सबसे इंपॉर्टेंट बैरियर है साइटोकाइन, क्योंकि हो सकता है इंटरफेरॉन पर एक अलग ही क्वेश्चन बन जाए कि व्हाट इज इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन एक वो प्रोटीन है जो इन्फेक्टेड सेल रिलीज करते हैं ताकि आपके नॉर्मल सेल्स को इन्फेक्शन ना हो। So interferon is a protein secreted by viral infected cell to protect the normal cell from getting further infections। ठीक है, जब भी आप इंटरफेरॉन याद कर रहे हो, प्रायोन इसी के साथ करिए, उल्टा है। एक प्रोटीन है जो आपको इन्फेक्शन से बचा रहा है, इंटरफेरॉन। एक प्रोटीन है जो खुद ही इन्फेक्शन है, प्रायोन। तो आप जब भी पढ़ें इन दोनों को साथ में पढ़ें कि प्रायोन और इंटरफेरॉन क्या है। प्रायोन आपको चैप्टर 10 के पेज 1 पे ही मिल जाएगा। जैसे आप चैप्टर 10 खोलेंगे, नीचे प्रायोन लिखा हुआ है, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। वैसे आप क्लास 11th में भी प्रायोन पढ़ कर आए हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि जैसे जैसे आप किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आते जाएंगे, बॉडी उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती जाएंगी। एंटीबॉडी का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको H2L2 स्ट्रक्चर कहते हैं। एनसीईआरटी कहती है कार्टून ऑफ एंटीबॉडी, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, सेम बॉन्ड्स जो इंसुलिन वाले डायग्राम में भी आपने देखे थे। इसके पास आपको ये दिखाई दे रहे 2 छोटे और 2 बड़े पॉलीपेप्टाइड चेन हैं, H2L2, 2 हैवी 2 लाइट चेन। एंटीबॉडी के पास 2 हैवी 2 लाइट चेन है, डाइसल्फाइड बॉन्ड दिखाई देगा, और एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है जो कि स्पेसिफिक होती है, यानी कि हर पैथोजन के लिए एक अलग एंटीबॉडी बनाई जाती है। एंटीबॉडी 5 तरह के एनसीईआरटी ने नाम दिया है, IgA, IgM, IgD, IgE, IgG। IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, और ये जो ADEMG हैं ये ग्रीक लेटर्स हैं, अल्फा, गामा, एप्सिलॉन, माइक्रोन, ठीक है। तो ये इनसे आए हैं, तो इनका ऐसा कोई बहुत खास वो नहीं है। तो ये यहाँ पर है लाइट चेन, हैवी चेन, और ये आपकी एंटीबॉडीज़ के नाम है IgA, MEG। A वो एंटीबॉडी है जो कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट थी, G वो एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, E वो एंटीबॉडी है जो एलर्जी कॉज करेगी। जब आप एलर्जी का टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ IgE आएगा। मैं अभी CMI का जिक्र कर रही थी कि फुल फॉर्म्स आ सकती हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, HMI करके भी आ सकता है। H2L2 की भी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट का जिक्र किया गया है। लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ WBC। B का मतलब है जो बोन मैरो में बनी, और T का मतलब है जो थाइमस में बनी है। थाइमस एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड है जो चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है। क्लास 11 थोड़ा सा याद हो तो वहाँ लिखा था कि एक सर्टेन एज के बाद थाइमस हमारी बॉडी में नहीं रहता है, इट डीजनरेट्स फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। और ओल्ड एज में ऐसा होता है, जिसकी वजह से ओल्ड एज में इम्यूनिटी कम होती है। उसके बाद इम्यूनिटी एक्टिव हो सकती है या पैसिव हो सकती है। एक्टिव का मतलब है आपकी बॉडी ने खुद मेहनत करी, खुद एंटीबॉडी बनाई।
पैसिव का मतलब है किसी और ने मेहनत करी और एंटीबॉडी आपकी बॉडी में ट्रांसफर कर दी गई, जैसे कोलेस्ट्रम, माँ ने एंटीबॉडी बनाई और आपको दे दी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव का मतलब है आपने खुद मेहनत करी और खुद एंटीबॉडी बनाई, ठीक है, पैथोजन अटैक हुआ, आपकी बॉडी ने फाइट करा और उस फाइट में वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन हुआ, तो कोलेस्ट्रम में IgA है और ये पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन का मतलब है आपकी बॉडी में एक एक्टिव या डेड वायरल डाला जाएगा और उसके लिए बॉडी एंटीबॉडी प्रोडक्शन शुरू करेगी। तो जब एक्चुअल वायरस आपकी बॉडी में आएगा तो आपकी बॉडी पहले से उस वायरस को पहचानती होगी, मेमोरी बेस्ड होगा, तो वो उससे फाइट कर पाएगी, जैसे आपने कोवैक्सिन या फिर कोविशील्ड लगवाया होगा। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिन पर आपको NCERT में थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो ईस्ट से आई है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं आपको NCERT से पकड़ने होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको NCERT की ध्यान से देखनी है। अभी NCERT पढ़ने का टाइम नहीं है तो मैं जितना बता रही हूँ आप उतना देख लीजिए, बाकी सारी बातें हम कल क्वेश्चन से कर लेंगे, ठीक है। और बहुत टाइम है, प्लीज ट्रस्ट मी, इफ आई एम हेल्पिंग यू आई विल हेल्प यू टिल द एंड। एलर्जीज को बोला गया है कि एलर्जीज हाइपर सेंसिटिविटी हैं, कि किसी चीज़ से आप सेंसिटिव हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपकी आंखों से पानी आने लगेगा या स्नीजिंग होने लगेगी, इचिंग होने लगेगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी। इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्हें एलर्जीज कहते हैं। जो चीज़ें एलर्जी कॉज करती हैं उन्हें एलर्जन कहते हैं, ठीक है। एनीथिंग दैट कॉजेज एलर्जी इज एलर्जन, जैसे कि पॉलन ग्रेन, कोई धुआं हो सकता है, कोई स्मेल हो सकती है, माइट्स हो सकती है, NCERT ने जैसे लिखा है डस्ट हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि एलर्जी के लिए ये दो केमिकल रिस्पॉन्सिबल हैं, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। इसीलिए एंटी एलर्जिक जो दवाई है उसको एंटीहिस्टामिन कहते हैं, यानी कि हिस्टामिन के इफेक्ट को कम करने वाली दवाई एंटी एलर्जिक है, एंटीहिस्टामाइन है। देन कम्स ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है कि आपका सुरक्षा प्रणाली आपके ही खिलाफ काम करने लगा। किसी चीज़ को आपने अपनी सुरक्षा के लिए रखा था और वो आपके ही खिलाफ हो गया, आपके बॉडीगार्ड ने आपको ही गोली मार दी, तो आपकी सुरक्षा प्रणाली अगर आपको पहचानने से मना कर दे या आपको ही खतरा मानने लगे, इसे कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी के NCERT ने जो एग्जाम्पल दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। जैसे यहाँ पर तो सिर्फ रिमेटॉइड अर्थराइटिस की बात की गई है, पर आप मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी भी याद कर लीजिएगा, वो भी इसका ही एक एग्जाम्पल है। हाशिमोटो डिजीज़ भी इसका एक एग्जाम्पल है। हमारे इम्यून सिस्टम में आता क्या क्या है? हमारा एक पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फेटिक नोड्स हैं, प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं, सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं, जो सब मिलकर हमारा एक लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। लिम्फ क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जब कैपिलरी से ब्लड जा रहा था तो वो बाहर छलक गया था बिना RBCs के, वो लिम्फ था, स्ट्रॉ कलर फ्लूइड। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो छोटी बातें मैं बता रही हूँ आपको उन्हें आप प्लीज ध्यान रखेंगे कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है बोन मैरो और थाइमस। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन यानी कि ये मेन है, इन्हीं में बनी थी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के एग्जाम्पल्स हैं पियर पैचेस, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, है ना, ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं। स्प्लीन के लिए एक क्वेश्चन NCERT में लिखा हुआ है, आपको याद हो तो स्प्लीन को पहले भी ग्रेवयार्ड ऑफ RBC बोला था क्लास 11th में, और यहाँ फिर से बात हुई है कि उसे रिजर्वॉयर ऑफ इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। तो ये पहले भी बात हो चुकी है कि इसको ग्रेवयार्ड ऑफ RBC कहते हैं, क्लास 11 चैप्टर 8 में ये बात हो चुकी है। थाइमस की लोकेशन यहाँ पर गिवन है, मैं अभी थाइमस के बारे में बात कर रही थी कि थाइमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ब्रेस्ट बोन के नीचे हार्ट के पास लोकेटेड है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं इसका साइज छोटा होता जाता है। जैसे जैसे हम ओल्ड एज में पहुँचते हैं थाइमस हमारी बॉडी में नहीं है, यानी कि इम्यूनिटी वीक होती जाएगी। माल्ट के बारे में मैं अभी बात कर रही थी, माल्ट की फुल फॉर्म आ सकती है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइडल टिश्यू। तो
छोटी छोटी बातें अभी आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट है। एड्स वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। इसमें से क्वेश्चन कम करने की कोशिश की गई तो 2 मार्क्स में भी दे सकते हैं। सबसे पहले तो एड्स का फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारी बीमारियों के सिम्टम दिखेंगे। एड्स का पहला केस कब देखा गया? 1981 में। इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब है कि ये इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट बनाता है। इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है? एक रेट्रोवायरस जिसका नाम है HIV। वायरल डिजीज है, STD है, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। STDs कैसे फैलती हैं आपको पता है, ठीक है। STDs हम चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अच्छे से पढ़ कर आए थे कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड शेयर हो जाए या अनसेफ सेक्स हो जाए, स्ट्रेंजर्स के साथ या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से STDs के फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये डायग्राम आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है, कुछ याद नहीं करना है कि जब ये वायरस बॉडी में घुसने की कोशिश करता है तो अपना RNA बॉडी में छोड़ देता है। RNA बॉडी में पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर कर खुद को DNA बनाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सेंट्रल डोग्मा का एक्सेप्शन देखा गया यहाँ पर कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखा गया है, RNA से DNA बनता है। दिस इज, इफ यू रिमेंबर, दिस इज एक्सेप्शन ऑफ सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि HIV की साइकिल में क्या देखा गया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखा गया, RNA से DNA बनाया गया। ये DNA होस्ट के जीनोम में अपने आप को इनकॉर्पोरेट करता है और जब मल्टीप्लाई होता है तो नए वायरसेस बनते हैं और ये धीरे धीरे पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं। एड्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि एड्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो बहुत लंबा है। इफ़ यू कुड सी, फ्रॉम मंथ्स टू मैनी ईयर्स, 5 to 10 ईयर्स तक ये बॉडी में कोई बिना किसी सिम्टम के रह सकता है। एड्स का कंफर्मेटरी टेस्ट है एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। प्लीज़ मैं अभी जितना पढ़ा रही हूँ प्लीज़ उतना पढ़िएगा, नॉलेज का कोई अंत नहीं है, आप किसी भी चीज़ के बारे में कितना भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम की कमी है, 6 दिन बचे हैं और हमें 6 चैप्टर्स करने हैं और इतने अच्छे से करने हैं कि जब हम एग्ज़ाम में बैठे तो जो भी हमने पढ़ा हो सब कुछ वही आए, ठीक है। तो अभी हमारे पास टाइम की कमी है तो हम सिर्फ वो पढ़ के जाएंगे जो हमें पता है कि फॉर श्योर आ रहा है। प्रिवेंशन ऑफ एड्स, एड्स के लिए पहले ही बोला गया कि एड का कोई क्योर है नहीं, सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो एड्स के लिए हमेशा बोला गया कि प्रिकॉशन इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक। तो यहाँ पर नाको की मैं अभी जिक्र कर रही थी, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो STDs के लिए जितनी भी बातें आपको पहले रिप्रोडक्टिव वाले चैप्टर में बताई गई थी वो सारी बातें आप यहाँ से इम्पॉर्टेंटली मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये सारी बातें आप इम्पॉर्टेंटली मार्क कर लेंगे। तो एड्स के बारे में आपको फिलहाल क्या क्या याद करना है? एड्स की फुल फॉर्म, HIV की फुल फॉर्म, एलिसा की फुल फॉर्म, मोड्स ऑफ प्रिवेंशन, वेज ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ एड्स, नाको का फुल फॉर्म एंड द साइकिल, जो हमने अभी रेट्रोवायरस का साइकिल देखा वो, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन उस साइकिल में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देन कम्स कैंसर। कैंसर के लिए NCERT ने सबसे पहली लाइन में एक बात लिखी हुई है, द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज। तो इससे कुछ बातें ऐसी हैं जो NCERT में ही लिखी है और वो NCERT से ही पढ़नी है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है डैश इज द ड्रेडेड डिजीज, तो कैंसर, क्योंकि NCERT ने बहुत क्लियरली ये स्टेटमेंट दिया है। कैंसर के लिए हम बात करते हैं कि कैंसर 2 तरह का है, बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन का मतलब है कि वो एक ही जगह रहेगा, उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं, वो पूरी बॉडी में स्प्रेड नहीं होगा। मैलिग्नेंसी का मतलब ही यही है कि वो मेटास्टैटिक है, यानी कि वो पूरी बॉडी में स्प्रेड होगा। कैंसर इज ऑल अबाउट इट्स टर्मिनोलॉजीज। शब्द समझ में आ गए? सब समझ में आ जाएगा। शब्दों पे कैंसर में बहुत ध्यान दीजिएगा। तो कैंसर में जो पहला वर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट वो है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बहुत क्लैरिटी से समझिएगा। कॉन्टैक्ट में आने से इन्फेक्शन इनहिबिट हो गया, तो कैंसर तो ऐसा नहीं चाहेगा कि वो किसी के कॉन्टैक्ट में आए और वो ना फैले। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कैंसरस सेल की प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती, क्योंकि कैंसर तो चाहता है ना कि वो स्प्रेड हो। तो कांटेक्ट में आते ही अगर इन्फेक्शन इनहिबिट हो रहा है
तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कैंसर सेल की प्रॉपर्टी नहीं, एक नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी है। तो कैंसर सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। कैंसर सेल्स का मतलब ही है कि वो इन्वेडर्स हैं, डैमेज पहुंचाने आए हैं, वो नॉर्मल सेल की ग्रोथ को रोकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को नियोप्लास्टिक बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कैंसर किस किस तरह से फैल सकता है? तो कैंसर कार्सिनोजन से फैलता है, जो कि फिजिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रेडिएशंस दी गई हैं। रेडिएशंस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आयनाइजिंग रेडिएशंस कौन सी हैं और नॉन आयनाइजिंग कौन सी हैं। तो नॉन आयनाइजिंग यूवी है और आयनाइजिंग एक्सरे और गामा रे है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि आयनाइजिंग रेडिएशंस कौन सी हैं और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस कौन सी हैं। अभी मैंने एक वर्ड बोला, नियोप्लास्टिक सेल्स, यानी कि कैंसरस सेल्स जो बाकी सेल्स को भी कैंसर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। कैंसर का डिटेक्शन या डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? तो एक्सरे है, सीटी है, एमआरआई है। अगेन दीज फुल फॉर्म्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि एमआरआई स्टैंड्स फॉर व्हाट, सीटी स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो एक्सरे करा सकते हैं, सीटी करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, ठीक। उसके बाद एक कंफर्मेटरी जो टेस्ट है हमारे पास, वो बायोप्सी है। बायोप्सी में उस जो भी ऑर्गन का डाउट है कि कैंसर है, उसका एक टिश्यू जो है वो टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। तो दिस इज बायोप्सी। ट्रीटमेंट की बात करें तो कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, सर्जरी है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इम्यूनोथेरेपी है, जो आपको याद करना है। इंटरफेरॉन्स अभी अभी पढ़कर आए थे साइटोकाइन बैरियर में, तो इंटरफेरॉन से इम्यूनोथेरेपी का ट्रीटमेंट दिया जाता है। लास्ट टॉपिक पर आ रहे हैं, ड्रग एल्कोहल एंड अब्यूज़। ड्रग एल्कोहल एंड अब्यूज़ में जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं वही बात करूंगी। इस टॉपिक को भी हम टेब्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और उसी से हम बात करेंगे। आपको अगर ये टेबल्स चाहिए, नोट्स चाहिए, प्लीज़ DM मी, आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग वर्ड बाय वर्ड इन अ वेरी इजी फॉर्मेट, ठीक है। तो इसको हमने करना क्या है, हमने एक टेबल बनानी है। टेबल में हमने क्या क्या लिखना है? तो इस टेबल में हम लिखेंगे कि कौन सी ड्रग है, ठीक है, उसका रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर के बाद आपने लिखना है कि उसका इफेक्ट क्या है, और इफेक्ट के बाद आपने लिखना है उसका एग्जाम्पल क्या है। फॉर एग्जाम्पल ओपियोइड है, तो ओपियोइड का रिसेप्टर कौन है, यानी कि जाकर अफेक्ट कहाँ करने वाली है। तो ओपियोइड अफेक्ट करेगी CNS यानी कि नर्वस सिस्टम को और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, ठीक। इसके एग्जाम्पल हैं हेरोइन, स्मैक, इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। अफेक्ट क्या कर रहा है ये बॉडी को, और सोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोर्स और ऐड कर लीजिएगा इसमें कि ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से हो रहा है। तो अगर आप इस तरह का एक टेबल बना लेते हैं तो आपको ड्रग्स का टॉपिक पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। 2 डायग्राम दिए हुए हैं, दोनों डायग्राम्स आपने अच्छे से पढ़ने। एक तो मॉर्फिन का दे रखा है और ये एक आपको कैनाबिनॉइड का एग्जाम्पल डायग्राम दे रखा है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ध्यान से अच्छे से देख लीजिएगा। ओपियोइड्स पर वापस आ रही हूँ। ओपियोइड्स का रिसेप्टर है CNS और GI ट्रैक्ट। हेरोइन या स्मैक एग्जाम्पल है। डाई एसिटाइल मॉर्फिन नाम दिया हुआ आपको, ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ आपको, ठीक है। तो ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? पेपेवर सोमनिफेरम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोड ऑफ इनटेक स्नॉटिंग या इंजेक्शन है। स्नॉटिंग का मतलब है फोर्सफुल इनहेलेशन, जब आप नाक से किसी चीज़ को तेज़ी से इनहेल करते हैं, दैट इज स्नॉटिंग। ये एक डिप्रेसेंट है, ये बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन करेगा। ड्रग्स का 2 ही काम है, या तो वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देंगे या वो आपकी बॉडी को स्लो डाउन कर देंगे, नॉर्मल से ज़्यादा या नॉर्मल से कम। इट्स नॉट नॉर्मल, ठीक है। तो कैनाबिनॉइड्स क्या कर रहे हैं? कैनाबिनॉइड्स भी ब्रेन को अफेक्ट कर रहे हैं। कैनाबिस सटाइवा के इन्फ्लोरेसेंस से आप इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा इसके एग्जाम्पल हैं। ओरल इंजेक्शन या इनहेलेशन से इसको इनटेक किया जा सकता है। कैनाबिनॉइड का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिमिलरली आप कोकेन का देख लेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स को इंटरफेयर करता है, कोकेन एग्जाम्पल है, ठीक है। नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। यूफोरिया दे रहा है। यूफोरिया का मतलब है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, मतलब बहुत ही खुशी का आभास हो रहा है, सुखाभास, ठीक है। ऐसे एक नीचे यहाँ वर्ड लिखा हुआ है इंसोम्निया, तो आपको शब्दों का मतलब बताना चाहिए। यूफोरिया का मतलब है सुखाभास,
अत्यधिक आनंद का आपको जो है वो उस वक्त अनुभव हो रहा है। और इंसोम्निया, इंसोम्निया का मतलब है अनिंद्रा, आपको नींद ही नहीं आ रही है। तो इंसोम्निया या यूफोरिया शब्द बहुत क्लियर होने चाहिए। केस स्टडी में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। स्मोकिंग का टॉपिक आप खुद पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ है नहीं इसमें इम्पॉर्टेंट। एक बीमारी याद रखिएगा एम्फाइसेमा, जो सिर्फ सिगरेट स्मोकर्स को होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको क्लास 11th में रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ाया गया था कि एम्फाइसेमा जो है वो सिगरेट स्मोकर्स का डिजीज है। ठीक है, तो ये बातें आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ड्रग एब्यूज में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो विड्रॉल सिम्टम पे पूछा जाता है कि विड्रॉल सिंड्रोम क्या है। विड्रॉल सिंड्रोम का मतलब है कि जब कोई किसी भी तरह की आदत को छोड़ने की कोशिश करता है तो वो आदत उसे बार बार याद कराती है कि मैं आपकी आदत हूँ, तो आपको उस आदत की याद आएगी। और जब आप उस आदत के पास नहीं जाएंगे तो आपकी बॉडी एक रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी, इम्पेशेंस, एंगर, किसी ना किसी तरह से ये ग्रीवेंस दिखाने की कोशिश करेगी कि अब वो आदत आपके साथ नहीं है। तो ड्रग्स के साथ ऐसा होता है कि जब आप अल्कोहल या ड्रग्स छोड़ने की कोशिश करते हैं तो बॉडी सर्टेनली कुछ तरीके से ये बताने की कोशिश करती है दैट यू नीड दैट थिंग, और वही आपको छोड़ना है। ठीक है, विड्रॉल सिंड्रोम है ये। जब आप किसी चीज़ को छोड़ने की कोशिश करेंगे उस वक्त बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। बाकी सारी चीज़ें हम काफ़ी बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एडोलेसेंस और ड्रग्स का क्या रिश्ता है या अल्कोहल अब्यूज़ का क्या रिश्ता है। तो इस वक्त पीयर प्रेशर हो सकता है या बॉडी के कुछ चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी एक सर्टेन माहौल में अपने आप को अडेप्ट कराना चाहते हो, आप कूल लगना चाहते हो, या आप किसी पर कोई इम्प्रेशन छोड़ना चाहते हो। तो इस तरह की चीज़ें शायद कहीं ना कहीं एक माइंडसेट है विल हेल्प यू डू दिस, बट अल्टीमेटली इट इज़ अफेक्टिंग यू एंड योर हेल्थ। ठीक है, विद दिस वी आर रैपिंग अप दी चैप्टर। यहाँ से कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है नहीं। ठीक है, तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैं सारे डिस्कस कर चुकी हूँ इस चैप्टर से। कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, वहाँ से मैं आपको समझाऊंगी कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह के आंसर्स लिख कर आने हैं, सो दैट यू विल स्कोर फुल मार्क्स इन दिस टॉपिक। कल इस चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ हम चैप्टर 10 और रिवाइज करेंगे, सो दैट हम बचे हुए दिनों में सारा सिलेबस ख़त्म कर कर अपने आप को जितना कॉन्फिडेंट फील करा सकते हैं उतना कराएं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, गुड नाइट, and I hope this video will help you. Thank you so much. For notes, if you want, you can DM me. Good night.